वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तैयारी आप लोगों की कैसी चल रही है? ठीक ठाक ना? ओके फाइन। तो ऐसा करते हैं हम लोग, आज हम लोगों का टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो रहेगा वो है हम लोगों का फोटोकेमिकल काइनेटिक्स ऑफ HCl। ठीक है, फोटोकेमिकल काइनेटिक्स ऑफ HCl। तो इस रिएक्शन का रेट हम लोग निकालेंगे और ऑब्वियस सी बात है कि ये जो रिएक्शन हम लोगों का है, ये रिएक्शन हम लोगों का फोटोकेमिकल रिएक्शन है, यानी कि ये जो रिएक्शन होगा ये इन प्रेजेंस ऑफ लाइट होगा। तो कहने का मतलब हो गया, हम लोग जो जिस रिएक्शन पर बात करने वाले हैं वो रिएक्शन कुछ इस तरह का है कि H2 + Cl2 गिव्स 2HCl। और ये जो रिएक्शन है ये ऑब्वियस सी बात है कि इन प्रेजेंस ऑफ लाइट यानी फोटोन्स होगा। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन हम लोगों ने लिखा है, इस रिएक्शन का सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसका मैकेनिज्म क्या कहता है। मैकेनिज्म का मतलब आप समझ सकते हो, रिएक्शन का रूट या रिएक्शन पाथवेज जिसको कहते हैं। तो इसमें हम लोग इस तरह से दिखा रहे हैं कि सबसे पहला जो हम लोगों का रिएक्शन है मैकेनिज्म के अंदर में, वो है कि जैसे जो Cl2 मॉलिक्यूल है, ये Cl2 मॉलिक्यूल क्या करेगा, ये लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और ये 2Cl रेडिकल में, हम लोग रेडिकल नहीं दिखा रहे, 2Cl में ये कन्वर्ट हो जाएगा। इस स्टेप को हम लोग कह रहे हैं इंटेंसिटी एब्जॉर्ब, यानी कि पहला जो स्टेप हम लोगों का हो रहा है, इसी में क्या होगा कि हम लोगों को जो लाइट एनर्जी है वो एब्जॉर्ब होगा। अब आते हैं सेकंड स्टेप में। सेकंड स्टेप में क्या है कि यहाँ पर जो Cl बना है या जो Cl रेडिकल बना है वो हाइड्रोजन गैस के साथ में कंबाइन करेगा और यहाँ से जो है ये HCl बनाएगा। ठीक है, HCl बनाया और एक H जो है वो रेडिकल के फॉर्म में रहेगा। ये जो स्टेप हम लोगों का है इसको हम लोग कह रहे हैं सेकंड स्टेप, इसलिए इसका रेट कांस्टेंट को K2 दिखा रहे हैं और ये पहला स्टेप को हम लोग K1 कह रहे हैं। ठीक है, थर्ड स्टेप की बात हम लोग कर रहे हैं। ये जो H हम लोगों का यहाँ प्रोड्यूस हुआ है वो H फिर कंबाइन करेगा किसके साथ में, Cl2 के साथ में, और ये जो है हम लोगों को बनाएगा क्या ना, HCl और प्लस Cl रेडिकल। ठीक है, तो ये जो हम लोगों का थर्ड रिएक्शन है, इसका जो रेट कांस्टेंट हम लोग दिखा रहे हैं वो है K3। ठीक, लास्ट स्टेप जो कि हम लोगों का फोर्थ स्टेप है, और ये जो फोर्थ स्टेप है ये हम लोगों का, ये जो Cl था, यहाँ पर जो हम लोगों का Cl है वो Cl क्या करेगा कि जिस कंटेनर से हम लोग रिएक्शन, मतलब जिस कंटेनर में हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं वो उसके साथ में कोलाइड करेगा और ये जो है Cl2, इसको हम लोग हाफ Cl2 दिखा रहे हैं, ये क्लोरीन गैस बनेगा। ठीक, तो ये जो है हम लोगों का फाइनल स्टेप हो गया, फोर्थ स्टेप हो गया, इसलिए इसको हम लोग कह रहे हैं K4। समझ गए? पहला स्टेप जिसको हम लोग कहते हैं चेन इनिशिएशन स्टेप, ये हम लोगों का इनिशिएशन स्टेप हो गया। ये दोनों हम लोगों का चेन प्रोपोगेशन का स्टेप हो गया और ये जो फाइनल वाला फोर्थ वाला है, दिस विल बी द चेन टर्मिनेशन स्टेप। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर हम लोग समझ लें, ये जो सेकंड स्टेप है, ये सेकंड स्टेप हम लोगों का हाईली एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक का मतलब आप समझ सकते हो, आप जानते ही हो। एक्सोथर्मिक का मतलब हो गया कि एनर्जी या हीट जो है वो रिलीज होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम लोगों का जब हीट रिलीज होगा तो इसका मतलब है कि ये प्रोसेस, माने आगे जितना भी प्रोसेसेस होगा उसके लिए फर्दर कोई एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट हम लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो इसलिए जो है हम लोगों को ये वाला स्टेप एक्सोथर्मिक होने के कारण इसका जो, इस रिएक्शन का जो क्वांटम यील्ड है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। इसका क्वांटम यील्ड जो है वो 10⁶ के आसपास होता है। ठीक है, तो आइए फिर, ये तो हम लोगों ने मैकेनिज्म देख लिया। अब इस मैकेनिज्म के बेसिस पर इस रिएक्शन का काइनेटिक्स हम लोग निकालना चाहते हैं। तो कैसे निकालते हैं? तो R = रेट ऑफ द रिएक्शन जिसको कहते हैं। यहाँ पर क्या है, प्रोडक्शन होना है तो dHCl/dt हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, कहाँ पर क्या बन रहा है, HCl कहाँ पर बन रहा है, जरा उस बात को हम लोग चेक कर रहे हैं। तो दो ही स्टेप में जो है वो HCl का प्रोडक्शन हो रहा है, सेकंड और थर्ड स्टेप में। तो सेकंड स्टेप का हम लोग लिखेंगे, कैसे लिखेंगे ना, K2 हो गया, यहाँ से कंसंट्रेशन ऑफ Cl हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया। ठीक,
थर्ड स्टेप की बात करते हैं तो यहाँ पर भी प्रोडक्शन है, तो यहाँ पर आप प्लस कर दो, ये हो गया K3, यहाँ पर हो गया H और यहाँ से हो गया Cl2। ठीक है, तो ये हम लोगों का रिएक्शन चला। इस रिएक्शन में हम लोग इसको कह दे रहे हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दिए। तो अब हम लोग ऐसा करते हैं कि अब हम लोग इसमें यहाँ पर आप देख सकते हो कि भाई Cl भी है जो कि एक इंटरमीडिएट है, और यहाँ पर H भी है जो कि एक इंटरमीडिएट है। तो ये दोनों इंटरमीडिएट का कंसंट्रेशन को हम लोगों को निकालना होगा, तभी जाकर के रेट हम लोग निकाल सकते हैं। तो हम लोगों को क्या करना होगा, हम लोग कंसंट्रेशन निकालेंगे किसका, Cl का और H का। तो सबसे पहले हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ Cl निकाल लें। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कहाँ कहाँ Cl का प्रोडक्शन है और कहाँ कहाँ Cl का डिसोसिएशन या फिर डिकम्पोजिशन है। तो पहला स्टेप में हम लोगों को आप देख सकते हो, पहला स्टेप जो हम लोगों का है उस पहला स्टेप में हम लोगों का प्रोडक्शन है। तो पहला स्टेप में हम लोग कैसे लिखेंगे, इस पहला स्टेप को हम लोग लिखते हैं इस तरह से, K1I एब्जॉर्ब्ड यानी कि इंटेंसिटी एब्जॉर्ब्ड। तो ये K1I एब्जॉर्ब्ड हो गया। सेकंड स्टेप में क्या है, यहाँ पर जो है डिसोसिएशन है या डिकम्पोजिशन है, इसलिए इसको हम लोग माइनस दिखाएंगे। तो यहाँ से हो गया क्या, K2 हो गया, Cl हो गया और यहाँ से H2 हो गया। थर्ड स्टेप में आप देख सकते हो कि प्रोडक्शन है, तो यहाँ पर हम लोग माइनस के जगह पर प्लस दिखाएंगे। क्यों, क्योंकि प्रोडक्शन है। तो इसको कैसे लिखेंगे, ये हो गया K3 और यहाँ से H और यहाँ से हो गया Cl2। और जो फाइनल स्टेप है यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम लोगों को Cl का डिकम्पोजिशन है, इसलिए इसको हम लोग दिखाएंगे माइनस K4 और यहाँ से हो गया Cl। तो ये हम लोगों का चला। ठीक है, तो ये जो स्टेप हम लोग लिखे हैं, इस स्टेप में हम लोग जानते ही हैं कि यहाँ पर जो Cl है वो एक इंटरमीडिएट है, क्योंकि फाइनल रिएक्शन ये जो हम लोगों का बनेगा इसमें कहीं पर भी Cl का जिक्र नहीं है। इसका मतलब Cl विल बी एन इंटरमीडिएट। तो अगर Cl इंटरमीडिएट हो गया तो इसका मतलब है कि इस कंडीशन में हम लोगों को स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन का कॉन्सेप्ट आएगा। तो इसमें आप लगा दो अप्लाइंग स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन। स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन, एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ कि वैसा कंडीशन या वैसा स्टेट जहाँ पर कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द इंटरमीडिएट इज इक्वल टू द रेट ऑफ डिसअपियरेंस और डिसोसिएशन ऑफ द इंटरमीडिएट। जितना प्रोडक्शन हो रहा है उतना ही डिसोसिएशन भी हो रहा है, इसलिए नेट जो होगा वो हम लोगों का कांस्टेंट होगा, इसलिए उसका कंसंट्रेशन को हम लोग जीरो मानते हैं। तो यहाँ से इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से। तो ये हो गया जीरो इज इक्वल टू क्या हो गया, K1I एब्जॉर्ब्ड या इंटेंसिटी एब्जॉर्ब्ड माइनस K2, ये Cl हो गया। और यहाँ से क्या हो गया, इसको हम लोग इस तरह से दिखा दें, यहाँ पर ये H2 हो गया और प्लस K3 इसको दिखा रहे हैं, K3H हो गया और यहाँ से Cl2 हो गया और माइनस K4Cl हो गया। ठीक, इसको आप कह दो इक्वेशन नंबर 2। ठीक, तो ये जो है हम लोगों का इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब हम लोग कंसंट्रेशन निकालेंगे, Cl का तो निकाल चुके, अब हम लोग निकालेंगे किसका, H का। तो आइए फिर निकालते हैं, किस तरह से निकालेंगे आप खुद गेस करो। तो यहाँ पर हम लोगों को कंसंट्रेशन ऑफ H विथ रेस्पेक्ट टू टाइम निकाल रहे हैं। ठीक, तो अब जो है ज़रा आप देख लो पहले कि रिएक्शन में हम लोगों ने क्या लिखा था। तो रिएक्शन में जो हम लोगों ने लिखा था, यहाँ पर हम लोग H की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर H का प्रोडक्शन है, यहाँ पर डिकम्पोजिशन या डिसोसिएशन है। इसका मतलब हम लोगों को मतलब इसी दो रिएक्शन से है, एक में प्रोडक्शन एक में डिसोसिएशन है। तो कैसे लिखेंगे देख लेते हैं ज़रा। तो इसके लिए जो है हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि ये हम लोगों का सेकंड वाला रिएक्शन में प्रोडक्शन है, इसलिए इसको हम लोग लिखेंगे K2Cl H2। और थर्ड वाला जो रिएक्शन है उसमें डिसोसिएशन है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे माइनस K3H एंड Cl2। ठीक, तो यहाँ पर से फिर से हम लोग क्या करेंगे, फिर से हम लोग जो है स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन लगाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं
अप्लाइंग स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगाने के बाद हम लोगों को क्या हो जाएगा, ये कंसंट्रेशन ऑफ जो हाइड्रोजन है, जो हाइड्रोजन फ्री रेडिकल है या हाइड्रोजन एटम के फॉर्म में है, तो इसका कंसंट्रेशन 0, तो 0 हो गया, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा K2, यहाँ से हो गया Cl और यहाँ से हो गया H2, और ये हो गया कितना -K3H और Cl2। ठीक है, इसको आप कहा तो इक्वेशन नंबर 3। ठीक, तो ये जो है हम लोग लिख दिए। अब हम लोग ऐसा करते हैं कि इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को ऐड करते हैं। किसको किसको ऐड कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को हम लोग ऐड करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं कि एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ पर जो है हम लोग लिख देते हैं कि आफ्टर एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3 वी गेट। ठीक है, तो जब ऐड करेंगे आप खुद देख सकते हो, जब ऐड करेंगे तो यहाँ से K1I एब्जॉर्ब तो रहेगा, ये K2ClH2 है, यहाँ पर प्लस में है, यहाँ पर माइनस में है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पर भी K3HCl2 है, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सिर्फ बचेगा क्या, ज़रा उसको हम लोग फाइनली लिख लें। तो यहाँ से बचेगा ये 0, ठीक है, और ये K1I एब्जॉर्ब ये बचा। ठीक, और साथ ही साथ जो है हम लोगों को क्या बचेगा, ये भी आप देख लो, ये दोनों तो कैंसिल हो गया, ये दोनों भी कैंसिल हो गया, खाली बचा क्या -K4Cl। ठीक, ये बचा। तो यहाँ पर जो है हम लोग यहाँ से Cl का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम लोगों का टारगेट है कि यहाँ पर जो कंसंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट Cl है, इसका कंसंट्रेशन को निकालना। तो ये जो इक्वेशन हम लोगों को मिला है, इससे हम लोग निकाल सकते हैं। इससे निकालेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, तो हम लोग लिख सकते हैं कि Cl हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ Cl इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ना, K1I एब्जॉर्ब्ड बाई K4, ये वैल्यू मिला। ठीक है, इसको आप कंसिडर कर लो इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 4 हम लोग लिख रहे हैं। तो जिस तरह से हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ Cl निकाले हैं, ये इंटरमीडिएट Cl निकाले हैं, वैसे ही कंसंट्रेशन ऑफ H भी हम लोग निकालेंगे। तो इसके लिए करेंगे हम लोग क्या कि ये जो इक्वेशन 4 है, इसको हम लोग पुट करेंगे। ठीक है, किस में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में। इक्वेशन नंबर 3 जो हम लोगों का है, इसी इक्वेशन में इसको हम लोग पुट करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर जो Cl है, उस Cl के जगह पर जो हम लोग निकाले हैं उस वैल्यू को पुट कर देंगे, और हम लोग देखेंगे कि क्या हम लोगों को H का वैल्यू मिलता है। तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि 0, और यहाँ से हो गया K2। ठीक, और यहाँ पर Cl जो है, Cl के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं K1 इंटेंसिटी एब्जॉर्ब्ड बाई K4, ये मिल गया। ठीक, और साथ ही साथ जो है हम लोग आगे चलेंगे तो लिखेंगे K3, और यहाँ से हो गया H, और यहाँ से हो गया Cl2। ठीक, तो अब हम लोग ट्रांसपोजिशन करते हैं, इसको इधर लाते हैं, तो हम लोगों को क्या मिला, H का वैल्यू निकालना है। तो K3 हो गया, यहाँ से H कर दिए, और यहाँ से Cl2 हो गया, इज इक्वल टू क्या मिला K2, और यहाँ पर से मान लीजिए हम लोग लिख सकते हैं K1I एब्जॉर्ब्ड बाई K4। तो अब जो है इस H को रहने देते हैं इधर, बाकी दोनों को हम लोग इधर लाते हैं। तो यहाँ से वैल्यू ऑफ H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको सब मिला के लिखा जाए तो K1 K2 इंटेंसिटी एब्जॉर्ब्ड बाई, और इधर से क्या बचा K4, और इधर से H को रहने दिए हैं, K3 को इधर ला रहे हैं, तो इसको आप K3 यहाँ लिख दो, और यहाँ पर आ जाएगा ये Cl2। ठीक है, तो ये जो वैल्यू मिला, ये वैल्यू हम लोगों को किसके लिए मिला, H के लिए मिला। तो इक्वेशन नंबर 5 इसको हम लोग कंसिडर कर ले रहे हैं। अब हम लोगों का टारगेट होगा कि इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5, ये जो दो इक्वेशन हम लोग निकाले हैं, इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग पुट करेंगे। किस में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक, इक्वेशन नंबर 1 हम लोगों का ये वाला है।
तो इस इक्वेशन में हम लोग Cl का वैल्यू और H का वैल्यू जो इक्वेशन नंबर 4 और 5 में हम लोग निकाले हैं उस वैल्यू को यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे। ठीक है, तो पुट करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या निकलता है। तो जो वैल्यू हम लोगों को मिलेगा वो है R इज इक्वल टू, हम लोग एक बार अपनी सुविधा के लिए इक्वेशन को दोबारा यहाँ लिख लेते हैं ताकि हम लोगों को थोड़ा सा आसानी हो। K2 हो गया, Cl हो गया, यहाँ से H2 हो गया और प्लस K3 कंसंट्रेशन ऑफ H और कंसंट्रेशन ऑफ Cl2। ठीक है, टारगेट क्या है? हम लोगों का टारगेट है कि ये Cl और इस H के वैल्यू को पुट मैंने हम लोग यहाँ से इक्वेशन नंबर 4 और 5 से पुट करते हैं तो क्या मिलता है ज़रा देख लेते हैं। तो R इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ से हम लोग देखते हैं इक्वेशन को पुट करने पर क्या मिला। तो यहाँ से हम लोग कह रहे हैं K2, H को आप H2 का आप रहने दो, Cl के जगह पर हम लोग पुट करेंगे वैल्यू को। Cl का वैल्यू हम लोग देख सकते हैं कि हम लोगों का इक्वेशन नंबर 4 में हम लोग लिखे हुए हैं, इसी वैल्यू को पुट करेंगे K1I एब्जॉर्ब्ड बाई K4। तो यहाँ से पुट करते हैं तो Cl का वैल्यू हो जाएगा, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं K1 इंटेंसिटी एब्जॉर्ब्ड बाई K4। ठीक, और यहाँ से हम लोगों को बाकी तो हम लोगों ने लिख ही लिया था और प्लस K3 H का वैल्यू पुट करेंगे, ये वाला वैल्यू है। तो यहाँ से हो जाएगा, इसको ब्रैकेट में रखते हैं, K1 K2 इंटेंसिटी एब्जॉर्ब्ड बाई K3 K4 Cl2। ठीक है, और इसमें ये Cl2 तो पहले से ही था तो इसको आप रहने दो। ठीक है, अब जो है हम लोग इसको थोड़ा डिटेल्स में लिखते हैं, मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो क्या मिला ज़रा देख लिया जाए। तो यहाँ से मिला K2 K1 कर देते हैं और यहाँ से इंटेंसिटी एब्जॉर्ब्ड रहा, यहाँ से H2 हो गया और डिवाइडेड बाई K4 हो गया और प्लस यहाँ से हम लोग कर दें, सबको मिला के लिख रहे हैं हम लोग। तो K1 K2 K3 इंटेंसिटी एब्जॉर्ब्ड बाई, यहाँ से हो गया K3 K4 Cl2 और यहाँ पर भी कंसंट्रेशन ऑफ Cl2। ठीक है, तो देख लेते हैं हम लोग कुछ कटने वाला अगर डिजिट्स है तो कटने वाला कोई है क्या, चेक करो आप। तो ये K3 को हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं, Cl2 को भी कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि दोनों जो हम लोगों का है दोनों सेम है, यानी K1 K2 इंटेंसिटी एब्जॉर्ब्ड H2 बाई K4, यहाँ पर भी K1 K2 इंटेंसिटी एब्जॉर्ब्ड बाई K4। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, दोनों को ऐड कर दो आप, K1 K2 K4। तो यहाँ से हो गया 2K1 K2 बाई K4 इंटेंसिटी एब्जॉर्ब्ड और यहाँ से हो गया क्या, H2। ठीक है, तो ये तो एक कांस्टेंट हो गया, तो इसको आप नया कांस्टेंट, फ्रेश कांस्टेंट एक लिख सकते हो। वो कांस्टेंट हम लोगों का हो जाएगा R इज इक्वल टू, मान लीजिए सपोज करेंगे हम लोग कि K डैश मान लेते हैं, तो K डैश इंटेंसिटी एब्जॉर्ब्ड H2। ठीक है, तो ये इक्वेशन हम लोगों को मिला, यही इक्वेशन हम लोगों का फाइनल इक्वेशन है जिसमें हम लोगों ने क्या है ना, हम लोगों ने K डैश इज इक्वल टू लिखा है 2K1 K2 बाई K4। ठीक है, तो ये हम लोगों ने लिखा है। तो यहाँ से हम लोग क्या देख सकते हैं, हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि द रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, और साथ ही साथ हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ द रिएक्शन होगा वो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पर भी डिपेंड करेगा। तो यहाँ से हम लोग ये भी लिख सकते हैं एंड रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन के कंसंट्रेशन पर रेट ऑफ द रिएक्शन जो है वो डिपेंड करेगा। तो ये जो इक्वेशन हम लोगों का है इसको हम लोग सपोज कर लेते हैं कि इक्वेशन नंबर 6 मान लेते हैं। तो यही इक्वेशन हम लोगों का फाइनल इक्वेशन है और इसी को हम लोगों को डिराइव करना रहता है। ठीक है, एक बात जैसे हम लोगों ने पहले भी चर्चा किया था स्टार्टिंग में, वो था कि इस रिएक्शन जो क्वांटम यील्ड होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा। इसका जो क्वांटम यील्ड यानी फाई है वो 10⁵ से लेकर के 10⁶ तक होता है। ठीक है, रीज़न वही है क्योंकि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम लोगों का जो इक्वेशन था
वो जो इक्वेशन हम लोगों ने लिखा था सेकंड स्टेप, जिसको हम लोग प्रोपोगेशन का स्टेप कह रहे थे, ये रिएक्शन जो है वो क्या है ना, ये रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने के कारण जो है वो रिएक्शन के अंदर में जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है वो रिएक्ट करते जाता है, लेकिन फर्दर एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन इज़ नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक ही बार एब्जॉर्प्शन होता है और वो एब्जॉर्प्शन जो है लाइट का वो सफिशिएंट इनफ है ताकि बहुत सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को आपस में रिएक्ट करवाने के लिए। इसीलिए जो है इस रिएक्शन का जो क्वांटम यील्ड है वो काफ़ी ज़्यादा है। समझ गए? थैंक यू।